नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 28 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए भगत सिंह जी के इस पत्र पर आधारित पूछा गया था। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लेते हैं, ताकि जब आप इस पत्र को पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, वालिदा साहिबा को साथ ना लाने की बात क्यों लिखी गई है। वालिदा साहिबा मतलब कि माता के सेंस में आया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया। अगला प्रश्न पूछा गया है, भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा। आगे दिया गया है, कपड़े मुझे परसों मिले, भगत सिंह जी को कपड़े किस तारीख को मिले होंगे, ये पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पत्र लिखने के समय भगत सिंह कहाँ पर थे। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है, एक माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा से क्या आशा है। अगला प्रश्न है, आला का अर्थ क्या है। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है, कौन सा शब्द भिन्न है। और इसके बाद से अंतिम प्रश्न है, जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है, रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिल गए जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पत्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है, जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सुलूक हो रहा है, रेखांकित शब्द में सही शब्द का चयन करें। तो सुलूक का मतलब व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द भिन्न है। तो इन चारों में से देखिए, तब्दील हो गया, तशरीफ हो गया, फिक्र हो गया, ये सभी उर्दू के शब्द हैं। लेकिन अगर बात करें रहस्य की तो ये उर्दू का शब्द नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, अन्य शब्दों से ये भिन्न है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। देखिए, अभी हमने पैराग्राफ या फिर पत्र पढ़ना शुरू नहीं किया है और बिना पढ़े आपने 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यही फायदा होता है पहले प्रश्न देखने का, आपका समय भी बचेगा। और अब जब आप पैराग्राफ या फिर पत्र को पढ़ रहे होंगे तो आपको तुरंत सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। दिया गया है, पूज्य पिताजी महाराज, दिल्ली जेल से ये पत्र लिखा गया, किस तारीख को लिखा गया, 26 अप्रैल 1929 को। वंदे मातरम, अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालत से दिल्ली जेल में मुंताकिल कर दिए गए थे, इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं। तो इस वक्त एक प्रश्न पूछा गया था, पत्र कहाँ से लिखा गया था, तो दिल्ली के जेल से लिखा गया था। आगे देखिए, मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा, गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। मुझे मालूम हुआ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे, किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश की थी, मगर तब सब इंतजाम ना हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। देखिए, कपड़े मुझे परसों मिले, ये जिस दिन पत्र लिखा गया उसके परसों की बात की जा रही है। पत्र किस दिन लिखा था, 26 अप्रैल 1929 को, यानी कि इसके 2 दिन पहले 24 अप्रैल 1929 को उनको कपड़े मिले होंगे। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न के जवाब मिल चुके हैं। आगे पढ़िए, मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ़ लाएं हो सकेगी, आप खामख्वाह ज़्यादा तकलीफ़ ना कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आएँ तो अकेले आइएगा, वालिदा साहब को साथ ना लाइएगा। वालिदा साहब को साथ क्यों नहीं लाने के लिए बोला गया है, क्योंकि खामखा वो रो देंगी, वो दुखी हो जाएंगी, रो देंगी, इस वजह से अपनी माता को ना लाने के लिए उन्होंने बोला था। आगे पढ़िए, ये भी एक प्रश्न में पूछा गया था। आगे पढ़िए, घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सुआने उमरी, अंग्रेजी के कुछ आला नॉवल लेते आइएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए कांग्रेस दफ्तर के पते पर लिख रहा हूँ। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि उन्होंने अपने पिता को कहाँ पर पत्र लिखा था, तो उनको चूंकि एड्रेस नहीं पता था इसलिए कांग्रेस के दफ्तर पर लिखा था। तो ये पूरा पत्र हो गया। अब चलिए बचे हुए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, वालिदा साहिबा को साथ ना लाने की बात क्यों लिखी थी। तो स्क्रीन पर देखिए, ऑप्शन नंबर 2, वालिदा को उनकी स्थिति देख करके दुख होगा, इस वजह से साथ ना लाने की बात लिखी थी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया। तो देख लीजिए, अंग्रेजी उपन्यास भी मंगवाया था, नेपोलियन की जीवनी भी मंगवाया था, गीता रहस्य भी मंगवाया था, लेकिन हिंदी उपन्यास नहीं मंगवाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा था। तो पिता का पता उनको मालूम नहीं था, इस वजह से नहीं लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया था कपड़े मुझे परसों मिले, भगत सिंह जी को कपड़े किस तारीख को मिले होंगे। देखिए 26 अप्रैल 1929 को उन्होंने पत्र लिखा था और उससे परसों यानी 2 दिन पहले की अगर बात करें तो 24 अप्रैल 1929 का दिन होगा जब उनको कपड़े मिले होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पत्र लिखने के समय भगत सिंह कहाँ पर थे। तो जो पत्र लिखा गया था उसमें दिल्ली जेल का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा से क्या आशा है, यानी कि कोर्ट की तरफ से निर्णय सुना दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आला का अर्थ क्या है। तो बोला गया था आला नॉवेल की बात की गई थी, यानी उत्कृष्ट नॉवेल। ऑप्शन नंबर 4 उत्कृष्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए पद्यांश यानी कविता पर आधारित पूछा गया था। तो चलिए जल्दी से हम लोग प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कवि ने किसका चित्रण किया है। अगला प्रश्न है कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है। और इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है दिया गया है आनंदित होकर कौन झूम रहा है। अगला प्रश्न है तड़ तड़ किस प्रकार का शब्द है। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वारी है। अगला प्रश्न पूछा गया था तड़ तड़ किस प्रकार का शब्द है। तो तड़ तड़ यहाँ पर पुनरुक्त शब्द है। जब एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हो विशेष अर्थ के सेंस में तो वहाँ पर पुनरुक्त का ये उदाहरण होता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। इस पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था वारी कौन सा शब्द है। तो वारी का मतलब बारिश का जल या फिर सीधे शब्दों में पानी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी संज्ञा का एक उदाहरण है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों लास्ट के 2 प्रश्न ऐसे थे जिनको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो आप चाहें तो इस प्रकार के प्रश्नों को पहले ही सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका काफ़ी हद तक समय बचेगा अन्य प्रश्नों को हैंडल करने के संदर्भ में। अब चलिए पद्यांश को पढ़ते हैं। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सूख से बिहवल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिफल, हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही हैं, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, ताड़ के जो वृक्ष होते हैं उनके पत्तों की बात की जा रही है। लंबी लंबी अंगुलियां हैं, चौड़े करतल, ठीक है, तड़तड़ पड़ती धार वारी की। यहाँ पर देखिए वारी का मतलब बारिश या फिर जल के सेंस में यहाँ पर आया हुआ है बारिश का पानी, ठीक है। तो ये किस पर पड़ रही हैं, ये ताड़ों के पत्तों पर पड़ रही हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 3 देखिए ताड़ के पत्तों पर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कवि ने किसका चित्रण किया है। तो कवि ने बरसते बादल का चित्रण किया है कविता के माध्यम से। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया खग, खग मतलब कि पक्षी होता है, ठीक है, चिड़िया या फिर पक्षी। और खग कुल कहने का मतलब कि पक्षियों के समुदाय से के सेंस में यूज किया गया है। गाते मंगल यानी कि यहाँ पर गीत गाने की बात की जा रही है। तो कौन गीत गा रहा है, खग कुल यानी कि चिड़िया गीत गा रही हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए खगकुल गाते मंगल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आनंदित होकर कौन झूम रहा है। यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं झूम झूम सिर नीम हिलाती। तो कौन झूम रहा है, नीम का पेड़, नीम। ऑप्शन नंबर 1 नीम इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नीम आनंदित होकर के झूम रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती है और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए संरचनात्मक नहीं होगा, रचनावाद भी नहीं होगा, उदारवादी भी नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम। भौतिक प्रतिक्रिया कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसी का अनुसरण बच्चे कर रहे हैं। तो ये भौतिक समग्र भौतिक प्रक्रिया उपागम होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। देखिए बच्चे अगर स्वयं से खोज करके कुछ काम कर रहे होते तो यहाँ पर रचनावाद उपागम हो सकता था, लेकिन इस प्रकार कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था सस्वर पाठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए। तो आप देखते होंगे कि कक्षा में एक बालक खड़ा होकर के कुछ पढ़ रहा होता है
पुस्तक और उसके पीछे पीछे लोग पढ़ रहे होते हैं, मतलब कि कक्षा के अन्य बालक पढ़ रहे होते हैं। तो ये बड़ी कक्षाओं में नहीं होता, ये छोटी कक्षाओं में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने को देती हैं। लेखन संबंधी यह गतिविधि किसका उदाहरण है? तो ये मुक्त रचना का उदाहरण है कि जब बच्चे अपने मौलिक विचार को लिख करके लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे, तो इसे मुक्त रचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है। वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा करती है कि वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाएं। सुश्री आशा अपनी कक्षा में क्या कर रही हैं? तो वो रूपांतरण यानी कि कन्वर्ट करने वाले प्रश्नों का ड्रिल करवा रही हैं, यानी कि अभ्यास करवा रही हैं। रूपांतरण इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसके बाद वह इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही गलत से जुड़ी गतिविधि कार्यपत्रक यानी वर्कशीट पर कराते हैं। ऐसा करके श्री अली अपनी विद्यार्थियों में कौन सा कौशल पुष्ट कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है। रिकॉर्डिंग सुनाए जाने के बाद उस पर आधारित गतिविधि करवाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के श्रवण कौशल को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 श्रवण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षण में पहले तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन रहता है। निदानात्मक शिक्षण में सिर्फ अधिगम के दौरान क्या कठिनाई बच्चे को आ रही है, उस कठिनाई का पता लगाया जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण में उस कठिनाई को दूर करने के लिए फिर से शिक्षण किया जाता है। मतलब कि किसी टॉपिक में अगर बच्चे को कोई कठिनाई आ गई तो ये पता लगा लिया गया निदानात्मक शिक्षण में कि हाँ बच्चे को यहाँ पर दिक्कत है। अब उस दिक्कत को खत्म करने के लिए जो पुनः शिक्षण किया जाएगा वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, यानी दिक्कत को अब दूर करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो उपचारात्मक शिक्षण है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? तो देखिए, विद्यार्थियों को अपने निष्पादन का मतलब आउटपुट, अपना रिजल्ट में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे को कहीं कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत था जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, अब उपचारात्मक शिक्षण की वजह से उसकी उस कमी को दूर कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर उसके निष्पादन यानी कि उसके आउटपुट में सुधार जरूर होगा। तो ऑप्शन 1 इसका पॉजिटिव था, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिल को एक तरीके से सजीव वस्तु की तरह दिखाया गया है कि ये कुछ मांग रहा है और ज़्यादा चीज़ें को मांग रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द संकेत है, जैसे कि दिल क्या है, दिल भले ही आप के बॉडी में पंप कर रहा है, लेकिन इसको मानव की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ये जो शब्द के साथ इसका अर्थ था उसको कहीं ना कहीं परिवर्तित करके इसे मानव की तरह दिखाया गया कि दिल हमारा और भी बहुत चीज़ें मांग रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, शब्द संकेत परिवर्तन का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कथन पढ़िए। जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रवाहशील पाठक नहीं बन सकते हैं। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है? तो यहाँ पर विस्तार से पढ़ने की बात की गई है, तभी जो छात्र हैं वो प्रवाहशील पाठक बन पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। तो भाषा अर्जन के बारे में चौमस्की ने बताया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वर में उतार और चढ़ाव क्या कहलाता है? तो देखिए, अक्षर तो होगा नहीं, अक्षर आपका क ख ग घ ये सभी चीज़ है। ठीक है, लय होगा नहीं, लय मतलब कि उसको सुर में गाने के सेंस में आता है। विराम होगा नहीं, क्योंकि विराम चिन्ह ठहराव से संबंधित है। तो उतार चढ़ाव के लिए ये स्वर शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बच्चों से आप जितना इंटरेक्शन करेंगे वो आपकी भाषा, जो मातृभाषा है, वो उतना ही अर्जित करने में उसको मदद मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं जो भाषा की ध्वनियाँ हैं उनको सीखने की शुरुआत होती है आपके द्वारा जब इंटरेक्शन किया जाता है उनसे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है? बच्चों की भाषा से बोला जा रहा है। तो बच्चे अक्सर तुतलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, तुतलाना। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुश्री गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती हैं और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती हैं। सुश्री गुरमीत को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प देखिए दिया गया है, उन्हें श्यामपट्ट पर जो लिखा है उसे अपनी विद्यार्थियों से अपनी कॉपियों में लिखने के लिए कहें। यह विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है। कॉपियों में
सिर्फ श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड से देख करके उतारना, इससे बच्चे को एक तरीके से समझ विकसित नहीं होगी। बच्चा सिर्फ एक तरीके से कॉपी करने में सक्षम होगा, बाकी उसमें कोई भी समझ विकसित नहीं हो रही है। दूसरा देखिए, अपने विद्यार्थियों से अपनी कापियों में जो लिखवाना चाहती है उसका इमला बोलें। अब देखिए, ये भी इमला बोलने से आप बच्चे में लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। उसके अंदर मौलिक विचार नहीं आएंगे। लेखन कौशल में भी सिर्फ उसकी शब्दों के एक तरीके से परिचित करा पाएंगे, लेकिन मौलिक विचार जो होता है, जो शब्दों को पिरो करके उसका भाव निकालना होता है, वो उसमें बच्चे बनाने में अक्षम रहेंगे। इस वजह से ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं था। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों से कहे कि घर पर अपने माता पिता भाई बहनों से मदद से काम करके लाएं। यहाँ पर बच्चों की सहभागिता लेनी है, मतलब बच्चों को एक तरीके से उनके मौलिक विचार चाहिए, उनके माता पिता या फिर भाई बहनों के मौलिक विचार नहीं चाहिए। तो ये भी आपका निगेटिव था, आपका उत्तर गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, विद्यार्थियों से कहे कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करें और अपने और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखें। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? जब बच्चे अपने अनुभव को लिख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके परिवेश से जुड़ा हुआ है, और जब बच्चों के परिवेश से जोड़ करके शिक्षा दी जाती है तो उनका जो अधिगम होगा सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखें कहा गया है, तो इससे ये होगा कि बच्चे जब ग्रुप में काम करेंगे, क्योंकि अन्य सभी बच्चे उसको देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित भी हो जाएगा। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुश्री ईसा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती है। ठीक है, पहले चित्र दिखा देती है। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची स्वर में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती है। तो अब पूछा जा रहा है कि इस तरह से वो क्या कर रही है। पहला दिया गया है, अपने विद्यार्थियों को नई वस्तुएं देखने में मदद कर रही है। अगर वस्तु केवल देखने में मदद किया जाता तो बाद में उसका नाम नहीं बताया जाता, ये विकल्प गलत है। तीसरा देखिए, वह अपनी चित्रकारी का कौशल प्रदर्शित कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि उसने खुद चित्रकारी करके वो चित्र बनाया है। हो सकता है कि वो मोबाइल में दिखा रही हो सकता है कि वो एक तरीके से किसी पेपर पर पहले से बना हुआ हो, प्रिंट हो, वो दिखा रही हो। वो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, तो वो अपना चित्रकारी का प्रदर्शन नहीं कर रही है। अगर प्रदर्शन करती तो उसमें बाद में उसको नाम बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये भी गलत हो गया। अपने विद्यार्थियों को पढ़ना सीखने में मदद करा रही है। देखिए, बच्चों को चित्र दिखा करके उसका नाम बताया जा रहा है, तो इसमें बच्चा पढ़ कहाँ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव था, आपका उत्तर होगा नहीं। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है। देखिए, नए शब्द सिखाने के संदर्भ में जब किसी वस्तु से जोड़ करके उसका अर्थ बताया जाता है तो वो उसका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। बच्चे गाय कैसे सीखते हैं, गाय शब्द के बारे में कैसे सीखते हैं? बच्चे पहले वातावरण में उसको देखते हैं, जब जन्म लेकर के देखते हैं कि अरे ये कौन सा जानवर है, तो उसके बाद से उनके माता पिता जब उसको बताएंगे कि ये गाय है, तो कहीं ना कहीं उस चित्र से उस शब्द को जोड़ दिया गया है। वही काम ये टीचर के द्वारा किया जा रहा है कि किसी वस्तु के चित्र को या फिर किसी वस्तु को किसी शब्द से जोड़ना ही उसको नए शब्द बताने के लिए मददगार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कौन से सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्कीमा। स्कीमा होता क्या है? तो सबसे पहले जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ ये एक शब्द है। इसमें उन्होंने बताया कि बच्चे किसी सूचना को सेव करने से पहले उसका कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे कि कोई नई वस्तु देखा उन्होंने तो कैटेगराइज करेंगे कि क्या इससे संबंधित उनके माइंड में कोई स्कीमा बना हुआ है। स्कीमा का मतलब ये हो गया, सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि छोटे छोटे पैकेट्स जिसमें इंफॉर्मेशन सेव होता है। जैसे कि आपके मोबाइल में आप देखेंगे कि गाने का यानी MP3 का अलग फोल्डर होगा, कॉन्टैक्ट्स का अलग फोल्डर है, इमेजेस का अलग फोल्डर है, और इसी प्रकार से वीडियो क्लिप्स का अलग फोल्डर है। तो यही कैटेगराइजेशन हो गया कि मतलब सभी फाइलों का अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग फोल्डर बनाना। इसी प्रकार की से बच्चे भी किसी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में सेव करने से पहले सबका अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, और इसी फोल्डर को स्कीमा बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे को कोई जानवर दिखा रहे हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, तो वो खाने की वस्तु में उसको नहीं रखेगा, उसको कैटेगराइज करेगा कि ये तो जानवर है। तो जानवर वाला जो स्कीमा उसके माइंड में बना होगा उसमें उस इमेज को सेव रखेगा या फिर उस इन्फॉर्मेशन को सेव रखेगा। इसी प्रकार से कोई कपड़ा आप दिखाएंगे तो कपड़े वाले स्कीमा में उसे सेव रखेगा। तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि परिवेश से जुड़े ज्ञान
को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं तो ये स्कीमा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।